आर भी है और एल भी है, और संग में लगा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो सीरीज में लगे हैं तो करंट सेम होगा। मान लो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज वी आर आए और इंडक्टर पे वोल्टेज वी एल आए। अब देखिए, एसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमें इस केस में दो बातें मालूम है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस current and voltage are in phase. In case of inductor, current lag voltage by पाई बाई 2। तो सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। ये रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज है और ये करंट है रेजिस्टेंस के लिए। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, तो फेजर जो है एक के ऊपर एक बनेगा, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है, लेकिन जो करंट रेजिस्टेंस में है वही करंट इंडक्टेंस में है, तो हम करंट का फेजर चेंज नहीं कर सकते। अब हमें करंट को 90 डिग्री लैग भी कराना है, तो हम वोल्टेज को 90 डिग्री आगे बना देते हैं। ध्यान रखें, फेज़र एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये वोल्टेज का फेज़र हो गया, करंट और वोल्टेज का फेज़र इन केस ऑफ आरएल सर्किट। अब नेट वोल्टेज जो है वेक्टर ऐड करके निकाला जाता है। ध्यान रखें, सिंपल ऐड करके नहीं निकाला जाता है। रेजिस्टर और इंडक्टर के केस में आरएल सर्किट में नेट जो वोल्टेज है वो फेज़र एडिशन करके निकाला जा सकता है या वेक्टर एडिशन करके निकाला जा सकता है। तो नेट वोल्टेज होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये वी एल हो गया, ये वी एल है तो ये भी वी एल है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। टेन फाई यहाँ से आएगा वी एल अपॉन वी आर, जिसमें फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब हम बनाएंगे इम्पिडेंस डायग्राम। इम्पिडेंस डायग्राम क्या होता है? हमको मालूम है वी आर जो होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा, और वी एल जो होगा करंट इंटू इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक्सएल कहते हैं, इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो फेजर डायग्राम बनाना है हमें इम्पिडेंस के लिए। इम्पिडेंस क्या होता है बताता हूँ। सबसे पहले जहाँ आपने वी आर बनाया था वहाँ आर बना लो, रेजिस्टेंस का डायग्राम। जहाँ वी एल बनाया था वहाँ एक्सएल बना लो, ये रेजिस्टेंस का डायग्राम है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसको हम कहते हैं जेड। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट होता है जेड होता है, जेड ही को हम कहते हैं इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या है एक्चुअली? इम्पिडेंस है जेड है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। तो ये एंगल है, इसमें भी फाई होगा। तो जेड कैसे निकालेंगे? जेड निकालेंगे अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और टेन फाई इस ट्राइंगल से आ जाएगा एक्सएल अपॉन आर। तो टेन फाई आ गया, जेड आ गया, टेन फाई वोल्टेज के टर्म्स में आ गया, और नेट वोल्टेज आ गया। इस तरीके से हम आरएल सर्किट को सॉल्व करते हैं।
और आरएल सर्किट में करंट की वैल्यू होगी वी बाई जेड। किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में मतलब एसी सर्किट में हमेशा करंट की वैल्यू वी बाई जेड होती है और जेड जो होता है डिफरेंट केसेस में बदलता रहता है। तो हमने पढ़ा है आज आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट के अंदर फिर से बता देता हूँ, एक रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है, दोनों सीरीज में लगे हैं, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा है। सीरीज में करंट सेम होता है, जो करंट रेजिस्टेंस में जाएगा वही करंट इंडक्टेंस में जाएगा। रेजिस्टेंस के वोल्टेज वी आर मान लिए और इंडक्टर के वोल्टेज वी एल मान लिए। पर एसी सर्किट में क्या होता है, इनमें आपस में फेज डिफरेंस होता है। क्योंकि आपस में फेज डिफरेंस होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फेज़र डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले फेज़र डायग्राम में वी आर और आई को बनाया, करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के लिए बनाए, सेम फेस में है। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे चलता है तो हम कह सकते हैं वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो वोल्टेज का फेज़र आगे बना दिया। अब वी आर और वी एल को ऐड करके नेट वोल्टेज निकाल लिए वी, तो वी हो गया वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। टेन फाई यहाँ से आ गया वी एल बाई वी आर, टेन फाई आ गया वी एल बाई वी आर। फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब वी आर जो होता है आई आर होता है, वी एल जो होता है आई एक्स एल होता है। जहाँ पर वी आर बनाया था वहाँ आर बनाइए, जहाँ पर वी एल बनाया था वहाँ एक्स एल बनाइए। तो इसको कहते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल। इम्पिडेंस ट्रायंगल इम्पिडेंस निकालने के लिए है, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल। अब इम्पिडेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट इम्पिडेंस होता है। लेकिन ध्यान रखें एसी में जो नेट रेजिस्टेंस है वो सिंपल ऐड नहीं होता है, इसमें भी फेज़र एडिशन करना पड़ता है या वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। तो Z निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। टेन फाई यहाँ से आ जाएगा एक्सएल अपॉन आर। करंट की वैल्यू हो जाएगी V बाई जेड। ध्यान रखें करंट होता है वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर आरएमएस वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो आरएमएस करंट आएगा, अगर पीक वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो पीक करंट आएगा। बाद में मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, अभी मैंने थ्योरी समझाई है। देखते हैं बेटा आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, आर का मतलब है रेजिस्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटेंस। एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है और संग में लगा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम जानते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों सर्किट में दोनों एलिमेंट में से करंट सेम है। तो बेटा कोई भी एसी का सर्किट हो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फेज़र डायग्राम बनाना पड़ता है। तो फेज़र डायग्राम बनाएंगे, ये वोल्टेज है और करंट है। हम जानते हैं फॉर रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। फॉर रेजिस्टेंस current and voltage are in phase. For capacitance current lead voltage बाई पाई बाई टू। करंट कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे चलता है, तो करंट को तो हम अपनी जगह से हिला नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ध्यान रखें फेज़र हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इन दोनों का जो नेट है वो V हो गया। तो V हो गया आपका फेज़र एडिशन क्या है या वेक्टर एडिशन क्या है, V हो गया वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम V निकाल सकते हैं। टेन फाई यहाँ से आ जाएगा, टेन फाई आ जाएगा वी सी अपॉन वी आर। अब बेटा जहाँ वी आर बनाया था वहाँ आर बना लीजिए और जहाँ वी सी बनाया था वहाँ एक्स सी बना लीजिए।
एक्सी आपको मालूम है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है। एक्सी अगर नहीं निकालना आता तो बहुत सिंपल है, एक्सी का फॉर्मूला 1/2πfc। एक्सी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2πfc। एफ फ्रिक्वेंसी है, सी कैपेसिटेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा आरसी सर्किट में वो निकालेंगे जेड करके। जेड को बोलते हैं इम्पिडेंस, R² प्लस XC²। तो जेड निकालना पड़ता है, ध्यान रखें कोई भी एसी सर्किट में जेड निकालना पड़ता है। यहाँ से अगर 10φ निकालेंगे तो आएगा XC/R। कोई भी एसी सर्किट हो, करंट निकालने का फॉर्मूला हमेशा V/Z होता है। तो जब भी आपको आरसी सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सबसे पहले आप XC निकालेंगे। XC और R दिया होगा तो Z आएगा। Z से आप करंट निकालेंगे, और अगर 10φ वाला फार्मूला यूज़ करना है, फेज डिफरेंस निकालना है करंट और वोल्टेज का, तो 10φ VC/VR या 10φ XC/R। सपोज रेजिस्टेंस के वोल्टेज निकालने हैं तो बेटा करंट तो I बराबर V/Z से मिल जाएगा, तो I इंटू R करेंगे तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज हो जाएंगे, और कैपेसिटर के वोल्टेज निकालने हैं तो I इंटू XC कर लेंगे। ध्यान रखें जो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है वो XC होता है। XC को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। होता रेजिस्टेंस जैसा ही है, बोलते रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखते हैं बेटा RLC सर्किट। RLC सर्किट मतलब तीनों रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों प्रेजेंट हैं, तीनों सीरीज़ में लगे हैं। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, सीरीज़ में तीनों में से करंट सेम होगा। अब 3 एलिमेंट हैं तो इन रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। in inductor current lag voltage by 90 degree। in capacitor current lead voltage by 90 डिग्री। तो रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे चलता है। तो सबसे पहले इसके बेसिस पे फेज डायग्राम बनाया जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो फेज डायग्राम का बनाने का तरीका सब जगह सेम ही है। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेस में, तो पहले रेजिस्टेंस का बना लिया। अब इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे चलता है तो हम कह सकते हैं वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, तो VL बना दिया। फिर कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे चलता है तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है 90 डिग्री पीछे। यही डायग्राम बनेगा हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा, याद भी कर सकते हैं। अब मान लो कि इफ़ VL इज़ ग्रेटर देन VC, VL VC से बड़ा है, तो इन दोनों का जो नेट बचेगा वो बचेगा VL माइनस VC, और इधर हो जाएगा VR। अब नेट वोल्टेज जो है वेक्टर एडिशन करके निकलेगा, वेक्टर एडिशन बोलते हैं या फेजर एडिशन बोलते हैं। ये एंगल फाई है, यहाँ करंट था, तो V जो होगा वो होगा VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सिंपल एडिशन नहीं होता है वोल्टेज का, आपको फेजर से ही ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आंसर सही आएंगे। 10φ यहाँ से देखें तो ये VL माइनस VC हो गया अपॉन VR, तो 10φ इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अब रही बात टोटल रेजिस्टेंस की, यानी इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, तो हमें VR मालूम है IR,
वी एल मालूम है आई एक्सएल, वी सी मालूम है आई एक्सी, ये फिक्स हैं, ये भी कभी नहीं बदलते हैं। वी आर जो होता है आई इंटू आर होता है, वी एल जो होता है आई इंटू एक्सएल होता है, वी सी जो है आई इंटू एक्सी होता है। अगर आपको एक्सएल एक्सी निकालना नहीं आते तो पहले ही बता चुका हूँ, तो एक्सएल होता है 2πfl, जिसमें एफ फ्रिक्वेंसी, एल इंडक्टेंस, एक्सी जो होता है वो होता है 1/2πfc। अब क्या करिए, जहाँ वी आर बनाया था वहाँ आर बनाइए, जहाँ वी एल बनाया था वहाँ एक्सएल बनाइए इंडक्टर के लिए, और जहाँ वी सी बनाया था वहाँ एक्सी बनाइए। लेट एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्सी, मान लो एक्सएल एक्सी से बड़ा है, तो इन दोनों का जो नेट बचेगा वो एक्सएल माइनस एक्सी बचेगा, और ये हो जाएगा आर, इसे बोलेंगे जेड। तो जेड कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। जेड का फार्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। टेन फाई यहाँ पर कैसे निकालेंगे, टेन फाई हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब आई जो होता है, चाहे कोई भी सर्किट हो, वी वाई जेड ही होता है, जेड अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से निकल जाता है। अच्छा, एक बात और बताऊं कि ये जो फॉर्मूले आपने आरएलसी सर्किट के लिए निकाले हैं, यही फॉर्मूले सारे सर्किट्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, सबका एक ही जैसा हिसाब किताब है। कैसे, सपोज़ एग्ज़ाम में आरएल सर्किट आ जाए, आर और एल आ जाए, तो सी वाला पोर्शन सारे फॉर्मूलों में से हटा दें। सपोज आर सी आ जाए, तो आप क्या करें, एल वाला पोर्शन सब में से हटा दें, फॉर्मूले वही बन जाएंगे। सपोज एल सी आ जाए तो आर हटा दीजिए। तो ये कॉमन फॉर्मूले हैं। अगर ये 5 फॉर्मूले लर्न कर लिए जाएँ, 5 फॉर्मूले कौन कौन से, देखो, वी बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये, टेन फाइव वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। दूसरा, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तीसरा, टेन फाइव एक्स एल माइनस एक्सी अपॉन आर। चौथा, और आई बराबर वी बाई जेड। ये अगर 5 फॉर्मूले याद कर ली जाएँ तो ऑल्टरनेटिंग सर्किट की आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, अगर आर एल है तो सी को हटा दो, आर सी है तो सी एल को हटा दो, अगर एल सी है तो आर को हटा दो, और आर एल सी है तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा।